Hello student, I am Manish Kumar from Sir Classes. Today we are going to take up topic from class 9, Science, chapter 5, the fundamental unit of life. इसमें हम दो पार्ट में इस चैप्टर का वीडियो बनाएंगे। पहला पार्ट जो आप इसमें हम पूरा डिटेल के साथ आप लोग को बताएंगे पूरी कॉन्सेप्ट के साथ, और दूसरी पार्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरे पार्ट का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक कर कर आप देख सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 क्लास 9 के चैप्टर है। इसमें पहले हम आपको बता देते हैं कि पढ़ना क्या क्या है, कंटेंट जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ सेल के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल, किसने डिस्कवर किया सेल को। फिर उसके बाद देखेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में जानेंगे। सेल की बनावट कैसी होती है, उसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स होते हैं, किडनी होते हैं, इंटेस्टाइन्स होते हैं। उसी प्रकार एक सेल में क्या क्या पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल जिसे हम सेल वॉल भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। सेल का शेप हम लोग देखेंगे कि उनका शेप क्या होता है। अगर हम लोग साइज के अनुसार देखेंगे, काउंट के अनुसार देखेंगे किस चीज़ों में कितनी सेल पाए जाते हैं। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लांट सेल और एनिमल के सेल के बारे में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम लोग एक पूरी घर, एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक छोटी सी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, ब्लॉक की ज़रूरत होती है। तो वो ब्लॉक होती क्या है, तो एक प्रकार के ईंट बोल सकते हो। तो वो ईंट को जब हम लोग जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 क्या करता है, वो पूरी बड़ी घर बन जाती है। उसी प्रकार हमारा बॉडी है। सबसे पहले ये सिंगल सेल था, सिंगल सेल से ये मल्टी सेल में कन्वर्ट हुआ। तो उसी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब ही होता है सेल, जो पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि सेल क्या होते हैं, और उसी को इस क्लास में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। सबसे पहले इस सेल को खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ही डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 with the help of primitive microscope. He saw the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. इन्होंने एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, कॉम्ब होता है, उसमें डेड सेल को सबसे पहले इन्होंने खोजा था। उसमें जाना उन्होंने कि सेल की बनावट कैसी होती है, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में जाना। कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। फिर इसी चीज को ल्यूइन हुक ने 1974 में जो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने देखा, लेकिन इन्होंने लिविंग सेल को देखा था पॉन्ड वाटर में। फिर हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया। तो न्यूक्लियस के जो खोजने वाले साइंटिस्ट उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। जो सेल में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस का खोज किया था।
पुरकिनेज इंट्रोड्यूस्ड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के बारे में इंट्रोड्यूस्ड किया, जो एक फ्लूइड सब्सटेंस सेल में होता है। इन्होंने ये 1839 को बताया। सेल थ्योरी देने वाले जो साइंटिस्ट थे स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में दिया था। विर्को सजेस्ट दैट सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, उन्होंने विर्को ने कहा कि सेल प्री एग्जिस्ट है विद द हेल्प ऑफ, उन्होंने बोला कि सेल यहाँ मौजूद है। इस चीज उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से बताया था 1855 में। उन्होंने बताया कि एक सिंगल सेल हमारा होता है, उसी सिंगल सेल कन्वर्ट करके ज्वाइंट होकर मल्टी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंट हुआ था वो 1940 में हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं कि सेल कितने कितने टाइप्स का होता है। एक नर्व सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। इसमें आप देखिए ओवेम होता है, स्पर्म होता है, फैट सेल्स होता है, बोन सेल्स होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के आप देख सकते हैं इसमें कि सेल होते कैसे हैं। अब हम जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव होते हैं वो कितने टाइप से होते हैं। तो एक सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर, जिसको सिंगल सेल से बोलते हैं, सिंगल सेल से जो जीव बने होते हैं उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे। और जो मल्टी सेलुलर, एक ऐसी जीव जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि व्हाट इज द सिंगल सेलुलर एनिमल्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक सिंगल सेल से बना होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। इसमें जो शेप्स होते हैं सिंगल सेल में वो इरेगुलर होता है, और इसका जो मल्टी सेलुलर का जो ऑर्गेनिज्म का शेप होता है, जैसे हम लोग हुए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, इस सब का डिफिनिट शेप होते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफिनिट शेप नहीं होता। जैसे अमीबा, अमीबा अपना शेप चेंज करते रहता है टाइम टू टाइम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे कि जो बॉडी का एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, टोटल सेल बॉडी इज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, बट multicellular organism the outer cells are exposed to the environment. Divisions of flavor is at the organelles level in unicellular organisms, but in multicellular organism divisions of flavor is at cellular, tissue, organs and organ system level. Unicellular organism में eukaryotes and prokaryotes होते हैं, और साथ ही साथ एज वेल मल्टी सेलुलर इंक्लूड्स ओनली इक्वेरिटिक्स। अब देख लेंगे यूनिसेलुलर में कि जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी शॉर्ट्स होती है, किसके कंपैरिजन में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। सेल डिफ्रेंशिएशन जो होता है यूनिसेलुलर में वो एब्सेंट होता है, और मल्टी सेलुलर में सेल डिफ्रेंशिएट इस ऑब्वियस होते हैं। और यूनिसेलुलर जो होते हैं या तो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ दोनों होते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, और मल्टी सेलुलर भी माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में कुछ एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया का नाम हुआ, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ईस्ट हो गया, ये सभी एग्जांपल हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो जाते हैं जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बर्ड्स हो गए एंड इंसेक्ट्स हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है विथ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग इट्स जेनेटिक्स मटेरियल। Instead, the genetic material is present in region called the nucleoid. अब प्रो का पहले हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक्स का मतलब क्या होता है। प्रो मीन्स प्राइमरी होता है, बिफोर होते हैं,
और कैरियोटिक का मतलब होता है, कैरियोन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र, प्राइमरी न्यूक्लियस। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स दैट कंटेन अ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स एंड आर इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है इनक्लोज्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। डेट हैव यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड प्रोटोजोआ, इसमें आपको आ जाएंगे प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स में ये बता दूं कि यूकैरियोटिक्स इज लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है किसके कंपैरिजन में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में। और दोनों में अंतर क्या है, दोनों में आप देख सकते हैं कि साइज में प्रोकैरियोटिक्स 0.1 माइक्रोन टू 5 होते हैं बट यूकैरियोटिक सेल से एज 5 to 100 माइक्रोन। न्यूक्लियस इज एब्सेंट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट्स होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। अब आगे चलते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। अब प्रोकैरियोटिक्स में देखेंगे तो 1 क्रोमोसोम होते हैं और लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में आप देखेंगे तो एक से ज़्यादा क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप देखेंगे तो लाइसोसोम और प्रेक्सोमेंस एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में लाइसोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक्स में आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक्स जो होता है आपका राइबोसोम काफ़ी छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक के कंपैरिजन्स में। गोल्जी अपार्टिस नहीं होते हैं आपका प्रोकैरियोटिक्स में, यूकैरियोटिक्स में गोल्जी अपार्टिस होते हैं। और आप देख लेंगे क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट रहता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट इसमें आपका यूकैरियोटिक सेल्स में रहता है। साइज में भी क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स काफ़ी बड़ा होता है। और आप देखेंगे कि सेल वॉल, जहाँ तक बात करते हैं सेल वॉल, तो यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल होता है लेकिन सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द सेल मेड अप। सेल बना किस चीज से होता है, सेल इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। और इसमें हाफ ऑफ इट्स वाटर, वाटर की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। इनकी स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो पहले सेल से क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है और टिश्यू क्या बनता है, एक ऑर्गन बनाती है और ऑर्गन एक क्या बनाता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनाती है। इस तरह से एक साइकिल चलती है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि सेल से क्या बना, सेल से आपका टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना, टिश्यू से एक ऑर्गन बना और ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बना, इट मीन्स बॉडी बना। अब बात करते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन की। व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन, इट आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लेमा मेम्ब्रेन आल्सो। तो नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is also known as cell membrane and it is the outer layer of cell। ये क्या होता है, सेल के आउटर लेयर होता है और इसमें देखेंगे इट इज द सेमी permeable membrane which allow only selective material to pass through them। ये मटेरियल को, वही मटेरियल को पास करने देता है जो सिलेक्टेड होता है। इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रोटेक्ट द सेल, इसे प्रोटेक्टिव लेयर भी कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन को। कुछ ऐसे चीज़ों को ये पास नहीं होने देता है जो आपके ऑर्गन्स, जो आपके सेल्स को हार्म करता हो। ये आपका प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, मैंने बताया आपको। और ये दोनों में होता है, प्लांट में भी, प्लांट सेल में भी मौजूद होता है
और एनिमल सेल में भी मौजूद होता है। और इट इज़ फ्लेक्सिबल, कैन बी फोल्डेड, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको ये मुड़ भी सकती है और टूट भी सकती है, फिर ये यूनाइटेड, फिर ये जुड़ सकता है। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें दो प्रोसेस है, एक डिफ्यूजन है, एक ऑस्मोसिस है। इट इज द स्पॉन्टेनियस, डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ और लो कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, इसको आप ऐसे समझिए कि जब भी हीट जो होता है हमारा हाई से लो की ओर ट्रैवल करता है, उसी प्रकार से कि एक सेल, मान लेते हैं एक सेल जहाँ वाटर है, तो वाटर के जो कंपोनेंट वाटर की अगर एक सेल के अंदर में है तो उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे, और बाहर कम है वाटर का कंपोनेंट तो उसको लो कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या करता है, मूव करता है कोई भी कंपोनेंट्स। तो वही हुआ, उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर व्हाट हैपन व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। अगर किसी भी सेल को वाटर सॉल्यूशन, जो शुगर का सॉल्यूशन है या सॉल्ट का सॉल्यूशन, उसमें डालते हैं तो क्या होगा, तो हम लोग इसी कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई लो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर हम लोग सॉल्यूशन को तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला जो हुआ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और एक हो गया आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग बता देते हैं आपको कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें बात करते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है आउटसाइड द सेल, जो कम होता है अंदर के से बाहर का कम जब होता है तो वो क्या करेगा, वाटर को रिलीज करेगा, और जब वाटर रिलीज करेगा तो पचकेगा सेल, ऐसा समझिए इसको। अभी मैंने बताया था कि हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी एक बकेट लेते हैं, एक बकेट में एक सेल डाल दीजिए आप किसी चीज़ को। अगर मान लेते हैं उस सेल में आप अंदर में अगर पानी की कंपोनेंट ज़्यादा है और बाहर कम है तो क्या करेगा, अंदर से बाहर की ओर जाएगा, यानी अंदर वाला कॉन्सेंट्रेशन हाई है और बाहर वाला लो है, तो अंदर से बाहर जाएगा, तो उसमें क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, पचक जाएगी। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों इक्वल हो जाता है तो उसमें सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो बना रहता है। दूसरा चीज़ हम लोग बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जब कॉन्सेंट्रेशन बाहर का हाई रहेगा अंदर का लो रहेगा तो बाहर वाला प्रेशर अंदर की ओर जाएगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है, तो बाहर का प्रेशर से अंदर जाएगा, जिससे क्या होता है कि सेल में पानी ज़्यादा भर जाएगी, स्वेल कर जाएगा, और स्वेल करने के बाद वो वर्स्ट होने की डर होता है, फूटने का डर होता है। इस पिक्चर से हम आप समझ सकते हैं कि आइसोटोनिक क्या होता है, जब H2O बाहर निकल रहा है तो श्रिंक करेगा, जब H2O बाहर और अंदर दोनों इक्वल हो जा रहा है तो हाइपोटोनिक कहलाएगा, और जब H2O जो होता है वो बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तब वो हाइपरटोनिक हो जाता है, उसमें बस्ट करने की चांसेस हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअली ये फिगर में थोड़ा सा हम वो बोल दिए, जैसे हाइपरटोनिक में क्या होता है अंदर से बाहर की ओर जाता है तो श्रिंक करेगा, और
जो होता है आपका आइसोटोनिक में जो होता है आइसोटोनिक कि जो दोनों इक्वल हो जाता है। आइसोटोनिक जैसे यहाँ पर देखिए येलो और ग्रीन दिखा है यानी इक्वल को शो कर रहा है। और हाइपोटोनिक जो होता है आपका कि इसमें क्या होता है बाहर से प्रेशर अंदर की ओर आ रहा है हाइपोटोनिक में, तो सेल क्या होता है बर्स्ट होने के चांस बढ़ जाती है। ऐसा एनिमल में होता है। एनिमल में ये आपका प्लांट में नहीं होता। प्लांट में क्योंकि सेल वॉल होते हैं तो सेल वॉल क्या करता है कि इस चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, रोकता है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस का। तो पहले उसका बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये इनकी स्ट्रक्चर जानते हैं। अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल्स। इट इज जनरली द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल्स इन द सेल। द न्यूक्लियस इज कंप्लीटली बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियस जो होता है ये बाउंडेड होता है मतलब घिरा होता है। किससे होता है घिरा? मेम्ब्रेन से होता है। इट इज सराउंडेड बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब दिस मेम्ब्रेन separates the content of the nucleus from cytoplasm। मेम्ब्रेन जो होता है ये सेपरेटेड होते हैं किससे? साइटोप्लाज्म से। द सेल्स क्रोमोजोम आर एल्सो इंक्लूड विद इन इट। इसमें न्यूक्लियस में डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। जो इट इज इसका काम क्या होता है? ये जो होता है ना ये प्रोवाइड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड को। जैसे अब पेरेंट्स का जेनेटिक सिम्टम्स को क्या करता है बच्चों में डालता है, चिल्ड्रेंस में। ये एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स में ये जेनेटिक ट्रांसपोर्ट करने की काम करता है डीएनए। ये क्रोमोजोम में होता है। और क्रोमोजोम में क्या क्या होता है? डीएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं। और डीएनए को हम लोग जीन भी कहते हैं। न्यूक्लियस का फंक्शंस क्या होता है? इट कंटेन्स द सेल हेरिडिटरी। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इट्स अ ट्रांसपोर्ट जेनेटिक symptoms, hereditary informations, and control the cell growth and reproductions. And now, the nucleus has been clearly explained as a membrane bound structure and comprises the genetic materials of cell. It is not just a storage component of DNA, but also happen to be home of some essential cellular process. First and foremost, it is possible to duplicate one's DNA in the nucleus. The process has been named DNA replication and creates an identical copy of the DNA. अब बात करते हैं सेकेंडली द न्यूक्लियस इज द स्पॉट ऑफ transcriptions. Transcriptions is the process of creating different types of RNA from DNA. DNA से जो RNA क्रिएट होता है उसको ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं, एक प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन शुड बी अ लॉट लाइक मेकिंग कॉपी ऑफ इंडिविजुअल्स पेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी instructions that can be passed out and read by the rest of the cells. DNA is copied into RNA. DNA जो होता है किस में कॉपीड होता है? RNA में, विच इज देन टर्न्ड इनटू प्रोटीन। फिर वो किस में चेंज हो जाता है? प्रोटीन में चेंज हो जाता है। अब बात हम यहाँ पर करेंगे साइटोप्लाज्म का। तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट होता है, किसके अंदर रहता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रहता है, यानी इनसाइड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles performance of specific functions for the cells. Cell organelles I had already discussed. See, what is the cell organelles? Cell organelles like in human body there are different parts of organs like lungs, kidney, hands. The same conditions with cell. सेल में भी अलग अलग क्या होते हैं? ऑर्गेन्स होते हैं जिसको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द absence of defined nuclear regions. The membrane bound cell organelles are also absent. Eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles. In
यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होता है, साथ ही साथ मेम्ब्रेन्स इनक्लोज ऑर्गेनेल्स. Virus lack any membranes and hence not so characteristics of life until they enter living body and use its cell machinery to multiply. आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपको राइबोसोम भी है, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी वेसिलस, मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, डायग्राम है आपका सेल का. अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द सेल ऑर्गेनेल्स. तो द सेलुलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेल्स. These cell organelles are membrane bound, present within the cell and are distinct in their structure and functions. They coordinate with their functions efficiently for the normal functioning of the cell. Few of them functions providing shape and support. Cell organelles क्या होता है कि ये एक फंक्शन और एक शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है. वेरे सम आर इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, जो हेल्प करती है रिप्रोडक्शन करने में, एक सेल से दूसरे दो सेल तीन सेल बढ़ाने में मदद करती है, रिप्रोड्यूस करने का काम करती है. दे आर वेरियस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट विद इन द सेल, क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन. पहला ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन, सेकेंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स and third double membrane bond organelles. Organelles without membranes में हम लोग पहले देखेंगे कि सेल वॉल हो गया, राइबोसोम्स हो गया और साइटोस्केलेटन हो गया. आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, दे आर प्रेजेंट बोथ, दोनों में होते हैं सभी. राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स. आपका हो गया साइटोस्केलेटन, दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल भी होते हैं. लेकिन ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल्स में, एनिमल सेल में आपका सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में आपका सेल वॉल होता है. सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जैसे वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर भी बोलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स. डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर ऑफ हाउस भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसे, एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स. अब हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क होती है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स का, एक नेटवर्क प्रोवाइड करती है मेम्ब्रेन का. और इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुलर राउंड और oblong bags. The ER membranes is similar in structure to the plasma membrane. There are two types of ER. एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है RER जिसको बोलते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं. The ACR helps the manufacture fat molecules or lipids important for cell functions. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में मदद करता है. इसी प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस कहते हैं. सम अदर प्रोटीन्स और लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. ईआर यानी आपको बता सकते हैं, ईआर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बार बार हम ईआर बोलेंगे, ईआर vary greatly in appearance in different cells. It always form a network. One function of the ER is to serve as channel for the transport of materials. ये materials को transport करते हैं various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. ACR जो होता है smooth endoplasmic reticulum play a crucial role in डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डिटॉक्सिफाइंग का मतलब होता है कि जो भी पॉइजन और ड्रग्स अंदर आते हैं
वो इसको क्या कर लेता है, चेंज करके प्रोटीन बना देता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग गोल्जी एपार्टिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका लिंक आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखना ना भूलें। थैंक यू।